मॉर्निंग स्टूडेंट आज मैं +2 का 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का 7th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये एक्सरसाइज 15.4 को कवर करेगा। अगर आप पूरी एक्सरसाइज 15.4 करना चाहते हैं तो आपको वीडियो नंबर 71 और इससे नेक्स्ट वीडियो नंबर 72, लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 8 दोनों देखने पड़ेंगे, तब आप एक्सरसाइज 15.4 कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज मैं इस एक्सरसाइज के लिए 7th लेक्चर दे रहा हूँ और अगर आपने एक्सरसाइज पूरी करनी है तो आपको 8th लेक्चर भी देखना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आराम से आप समझ पाएंगे, बस लिखना है कुछ। ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट। एक हस्बैंड और एक उसकी पत्नी दोनों दो तरह की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7। तो हस्बैंड के सिलेक्ट होने के चांसेस 1/7 है एंड दैट ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5 और वाइफ के सिलेक्ट होने के चांसेस 1/5 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड? सेकंड पार्ट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड और थर्ड पार्ट नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो एक बार कहा है कि दोनों सिलेक्ट हो जाने चाहिए, सेकंड पार्ट में कहा है कि उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए, कोई एक, ये नहीं बताया कि कौन, लेकिन कोई एक, और तीसरे में कहा है कि उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, जिसको मैं P ऑफ H से मार्क कर रहा हूं, वो 1/7 दिया गया है। और हस्बैंड नॉट, अगर हस्बैंड की सिलेक्शन नॉट निकालनी हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड यानी 1 माइनस 1/7 और एलसीएम लेने के बाद 6/7। तो ये हुआ जब हस्बैंड की सिलेक्शन ना होनी हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/7। इसको हमने नंबर 2 मार्क किया, ये नंबर 1, ये हमें गिवन है, ये हमने खुद निकाला। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन भी हमें गिवन है, जिसको मैंने P ऑफ W से मार्क किया और 1/5। W से वाइफ बन जाता है और S से हस्बैंड, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया, अदरवाइज आप A और B भी मान सकते हैं। तो हस्बैंड वाइफ सिलेक्शन क्या लिए 1/5 है, तो वाइफ नॉट सिलेक्शन क्या बनेगा 1 माइनस P ऑफ वाइफ। तो 1 माइनस 1/5 करने से आपको 4/5 एलसीएम लेने से मिलेगा। तो ये बना वाइफ के ना सिलेक्ट होने के चांसेस 4/5। अब फर्स्ट पार्ट में कहा गया बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। अगर दोनों को सिलेक्ट करना है तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की सिलेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी फिल कर दीजिए। यहां पे बोलेंगे हस्बैंड सिलेक्टेड एंड वाइफ सिलेक्टेड। जैसे ही हमने एंड बोला तो आपको पता होगा कि एंड का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है और का मीनिंग प्लस होता है। तो इसलिए आपने यहां पे एंड बोला था तो ये तुरंत मल्टीप्लाई में बदल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड आपके पास 1/7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन आपके पास 1/5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1/35। पीछे कमेंट लिख देते हैं कि फर्स्ट और थर्ड को आपने यूज किया और आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर सेकंड पार्ट में कहा गया है ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, केवल एक। फॉर वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस अराइजेस। तो हमेशा ऐसे ही लिखेंगे आप 2 केसेस अराइजेस, 2 केस बनते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस अराइजेस। पूरी प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखेंगे, जब भी आपके क्वेश्चन में 2 केस बने तो आप ओनली 2 केसेस अराइजेस ना लिख करके 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस अराइजेस लिखेंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस अराइजेस में आप लिखेंगे हस्बैंड सिलेक्टेड एंड वाइफ नॉट सिलेक्टेड, क्योंकि एक को सिलेक्ट करना है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, और करके आप दूसरा लिखेंगे हस्बैंड नॉट सिलेक्टेड एंड वाइफ सिलेक्टेड। तो ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड में हस्बैंड सिलेक्टेड एंड वाइफ नॉट सिलेक्टेड को इस तरीके से सिंपलाइज करेंगे आप, हस्बैंड यस और वाइफ नॉट, और लिखेंगे बीच में। और यहां पे हस्बैंड नॉट और वाइफ यस है तो हस्बैंड नॉट और वाइफ यस करते हैं। फिर आपको पता है कि आप यहां पे एंड बोल रहे हैं, यहां भी आप एंड बोल रहे हैं, तो ये एंड होने की वजह से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एंड का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है प्रोबेबिलिटी। यहां पे भी एंड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ये भी आपको पता है। तो यहां प्लस है
प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन आपके पास 1/7 है, वाइफ नॉट सिलेक्शन 4/5 है, हस्बैंड नॉट सिलेक्टेड 6/7 है और वाइफ सिलेक्टेड 1/5 है। तो यानी चारों वैल्यूज आपको जो पड़ी यूजिंग 1 2 3 एंड 4 और 35 यहाँ बनता है, 35 ही यहाँ बनता है। 35 एलसीएम लेने से 4 बन जा 4 और 6 बन जा 6 और दोनों का टोटल करते हैं तो 10/35 5 की टेबल पे कैंसिल करते हैं तो 5 2 जा 5 7 जा यानी 2/7 हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। फिर थर्ड पार्ट में चलते हैं। नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड का मीनिंग हुआ कि हस्बैंड बी नॉट एंड वाइफ बी नॉट सिलेक्टेड। एंड जैसे ही हमने बोला तो नेक्स्ट टाइम उसको इनटू में लिखा और पीछे कमेंट दिया कि एंड मींस मल्टीप्लाई होता है। तो हस्बैंड नॉट एंड वाइफ नॉट है तो हस्बैंड नॉट की वैल्यू आपके पास 6/7 है और वाइफ नॉट की वैल्यू भी आपके पास 4/5 है। तो 6/7 और इनटू 4/5 तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 24/35 ये आपका आंसर हुआ थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन A bag contains 4 white balls and 2 black balls. Another bag 3 white and 5 black balls. One ball is drawn from each bag. Find the probability both are white. First part में पूछा गया and one is white and other is black. तो क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट कि पहले बैग में आपको 4 white और 2 black balls दी गई है। सेकंड बैग में आपको 3 white और 5 black दी गई है। टोटल 8 और इधर टोटल 6। One ball is drawn from each bag. हर एक बैग में से एक बॉल निकाली जाती है, ये हमने लिख लिया। Find the probability that both are white और दोनों white होने चाहिए। तो समझते हैं both are white का मीनिंग बनता है probability of getting both balls are white when one ball is drawn from the first bag and second ball from the second bag. तो white W1 लिखना और W2 लिखने का मीनिंग आप समझ सकते होंगे कि white ball from first bag और W2 का मीनिंग बनता है white ball from second bag। तो बीच में एंड बोल रहा हूं मैं, तो जैसे हम एंड बोल रहे हैं कि दिस एंड दिस, तो एंड को बाद में आप इनटू में बदल देंगे क्योंकि एंड का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 अलग निकाल दीजिए, W2 अलग निकाल दीजिए। तो W1 का मीनिंग स्टूडेंट आपको समझना है कि व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग में से व्हाइट बॉल निकालना सीखते हैं तो फेवरेबल बाय टोटल, तो फेवरेबल 4 है और टोटल 6 है तो इसलिए 4/6 लिखा। और W2 का मीनिंग बनता है कि व्हाइट बॉल निकालनी है लेकिन सेकंड बैग में से। सेकंड बैग में व्हाइट बॉल्स हैं 3 और टोटल है 8 इसलिए लिखा 3 white और मल्टीप्लाई का साइन है, आपस में काटने के बाद हमारे पास बचता है 1/4। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। फिर सेकंड पार्ट में कहा गया वन इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक। उसने नहीं बताया कि फर्स्ट बैग में से कौन सी निकालनी है, सेकंड में से कौन सी निकालनी है। ओवरऑल रिजल्ट उसने बता दिया है कि एक व्हाइट चाहिए एक ब्लैक चाहिए। तो हमने लिखा कि एज पर क्वेश्चन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस अराइजेस। आप ये वर्ड जरूर लिखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस अराइजेस। तो केस नंबर 1 बनता है व्हाइट फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड ब्लैक फ्रॉम द सेकंड बैग, ब्लैक फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड व्हाइट फ्रॉम द सेकंड बैग। तो ये दो केसेस आपने सोचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन बॉल इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक, इसका मीनिंग बनता है कि व्हाइट पहले में से निकाली जाए यानी W1, ब्लैक दूसरे में से निकाले जाए यानी B2 और ब्लैक पहले में से निकाली जाए यानी B1 और व्हाइट दूसरे में से निकाली जाए यानी W2। तो ये मीनिंग बनता है और बीच में लिखा जाएगा। अब आपको पता है कि एंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू में और कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। तो आप इसको इनटू बना दीजिए और इसको प्लस बना दीजिए। तो ये बना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ W2। तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट कि व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग अगर निकालनी है तो 4/6 बनता है और ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, तो ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग निकालना है तो ब्लैक बॉल्स 5 है और टोटल 8 है तो 5/8 बनता है। और ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग निकालना है तो 2/6 बनता है और जब आप व्हाइट बॉल सेकंड बैग में से निकालेंगे तो 3/8 बनता है। तो वो हमने लिखा। काटने से पहले हमने देखा कि यहाँ भी 48 बन रहा है और यहाँ भी 48, तो हमने सोचा पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 48 एलसीएम लिया और यहाँ पे 20 बन जाता है और यहाँ पे 6, 20 और 6 को ऐड करने से 26/48 और 2 की टेबल पे कैंसिल करने से 13/24 यानी 13/24 हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। A student take examination in 4 subjects A, B, C, D। एक स्टूडेंट है जो 4 सब्जेक्टों का पेपर देता है A, B, C, D का। His chances of passing in A सब्जेक्ट में पास होने के उसके चांसेस 4/5 हैं।
इन बी 3/4 और सी सब्जेक्ट में पास होने के चांसेस 5/6 और डी सब्जेक्ट में पास होने के चांसेस 2/3 है। तो सबसे पहले हम यही इंफॉर्मेशन नोट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन सब्जेक्ट ए, जिसको हमने पी ऑफ ए ही मार्क कर लिया 4/5, पासिंग इन सब्जेक्ट बी 3/4, पासिंग इन सब्जेक्ट सी 5/6, पासिंग इन सब्जेक्ट डी 2/3। इसी तरीके से हम नॉट भी निकालना चाहें इनका तो 1 - 4/5 करने से 1/5, 1 - 3/4 करने से 1/4, 1 - 5/6 करने से 1/6 और 1 - 2/3 करने से एलसीएम लेकर के 1/3 आता है। तो अब हमें कहा गया कि टू क्वालिफाई, पास होने के लिए वी मस्ट पास इन ए, उसको ए में तो पास होना ही पड़ेगा, एंड एटलीस्ट इन 2 अदर सब्जेक्ट्स, और कम से कम 2 और सब्जेक्ट में, कम से कम 2 और सब्जेक्ट में कहा है उसने कि ए में तो कंपलसरी है उसको पास होना पड़ेगा, कम से कम 2 में। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही क्वालिफाइज, और उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी बनानी है। तो अगर हमें क्लियर है कि स्टूडेंट को अगर उन्होंने पास ही करना है तो कितने ढंग से वो पास हो सकता है, हम लिख रहे हैं कि ही पासिंग इन सब्जेक्ट ए बी सी, उसको 3 सब्जेक्टों में पास कर देते हैं और डी में फेल कर देते हैं, पासिंग इन ए बी डी और सी में फेल कर देते हैं, इस बार उसको बी में फेल कर देते हैं, और लास्ट जो आप भूल सकते हैं वो ये है कि अगर वो चारों में पास है तब भी वो पास माना जाएगा। तो पास होने के चांसेस बनाने थे हमने कि कब कब, तो ए में हम उसको कभी फेल नहीं कर सकते क्योंकि उसने कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया था, मस्ट पास ही में। उसके बाद हमने कभी उसको डी में फेल कर दिया, कभी सी में और कभी बी में। तो स्टूडेंट शायद ये वाला लिखना भूल जाते हैं कि जब वो चारों में पास होगा तब भी वो पास माना जाएगा। तो आपको उसको पास के चांसेस बनाने थे, तो फोर्थ केस हो सकता है आप भूल जाए, तो बीच में और चलता रहेगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, तो ए बी सी क्लियर है और डी पे नोट कर दिया, इधर सी पे नोट कर दिया, इधर बी पे नोट कर दिया और इधर किसी पे भी नोट नहीं किया, यानी सभी पे पास है। तो आपको पता है कि ए में भी पास है, एंड बी में भी पास है, एंड सी में भी पास है, एंड डी में नहीं है। तो एंड बार बार आ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, और के नाम का आपने प्लस डाला, फिर यहाँ पे भी सवालों को इनटू में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे भी इनटू को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, और के नाम का प्लस डालते रहेंगे आप, और यहाँ पे भी इनटू के नाम का आपने एंड के नाम का आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। सबकी वैल्यूज आप ए बी सी और डी डी नॉट सब वैल्यूज आप यहाँ से डाटा से नोट कर सकते हैं। अब मिला लीजिए मैंने कैसे लिए। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे पी ऑफ ए की वैल्यू है तो मैंने 4/5 ली, दिख रही है आपको। बी नॉट की वैल्यू उठानी है, बी की नहीं उठानी, बी नॉट की, तो 1/4 है वो हमने यहाँ से उठा ली। फिर सी यस उठाना है तो 5/6 हो गया, फिर डी भी यस वाला उठाना है तो ये भी 2/3 बना हो गया। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज फिल कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने डिसीजन लिया कि हर बार एलसीएम सेम आ रहा है 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3। तो मैंने पहले क्या करा, कैंसिल करना आपस में जरूरी नहीं समझा, बल्कि मैंने 5 4 6 3 को एलसीएम ले लिया और ऊपर के सब मल्टीप्लाई करके लिखने शुरू किए। इधर 60 बनता है, इधर इनका मल्टीप्लाई करते हैं 24 बनता है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं 40 बनता है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 बनता है। सबको ऐड करने में 244/360 बनता है, और जब हम इसको 4 की टेबल पे कैंसिल करते हैं तो 61/90 बनता है, जो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P speaks truth in 70% of the cases and Q in 80% of the cases। तो P सच बोलता है 70% और Q बोलता है 80%। In what percentage of cases they likely to agree in stating the same fact। तो लास्ट में भी हमें परसेंटेज में आंसर देना है, आज प्रोबेबिलिटी में आंसर नहीं देना, परसेंटेज में आंसर देना है। जब वो एक विषय पे बात कर रहे हो और दोनों एक दूसरे से एग्री हो, एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, जिस विषय पे वो बात कर रहे हो उसमें वो दोनों एग्री होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ बाय पी, उसको पी ऑफ पी से डिनोट कर लेते हैं 70%, परसेंटेज में कन्वर्ट करते समय बाय 100 कर लेंगे और 7/10 पढ़ेंगे। और अगर P के द्वारा सच नहीं बोला जाना तो 1 - P of P बन जाता है, यानी 1 - 7/10 यानी 3/10 बनता है। इसी तरीके से ये भी गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ बाय Q, जिसको P of Q से डिनोट कर लेते हैं। 80% था, 80/100, 0 से 0 कैंसिल किया और 4 की टेबल पे 2 की टेबल पे कैंसिल किया, 2 4 जा 8 होता है और 2 5 10 होता है, तो 4/5 आ गया। और Q के सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी तो वो बनेगी 1 - P of Q, यानी कि 1 - 4/5 यानी 1/5।
अब हमें कहा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P एंड Q विल बी एग्री टू ईच अदर बाय टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। तो P और Q दोनों एक दूसरे के साथ एग्री तब होंगे अगर ये दो केस बने, P स्पीक्स ट्रूथ, अगर P सच बोले एंड Q आल्सो स्पीक्स ट्रूथ, तो Q को भी सच बोलना चाहिए। P डज नॉट स्पीक्स ट्रूथ एंड Q आल्सो नॉट स्पीक्स ट्रूथ, और फिर इसी तरीके से Q भी सच ना बोले। अगर P भी सच नहीं बोलता और Q भी सच नहीं बोलता तब भी वो एक ही तरफ है, और अगर दोनों सच बोलते हैं तब भी वो एक ही तरफ है। प्रॉब्लम तब आएगी जब एक सच बोले एक झूठ बोले, तब वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो स्टेटिंग द सेम फैक्ट में इसका मीनिंग हुआ कि वो एग्री हैं, और अगर हम कंट्राडिक्शन बनाना चाहते हैं कि विरोधाभास बनाना चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो जाए, तो एक को सच बोलना पड़ेगा और दूसरे को झूठ बोलना पड़ेगा, फिर इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन इस समय स्टेटिंग द एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट लिखा हुआ है, तो एग्री के केस में आपको या तो दोनों से सच बुलवाना पड़ेगा या दोनों से झूठ बुलवाना पड़ेगा। तो अब हम दोनों केसेस सोचते हैं, P और Q दोनों सच बोल रहे हैं, और इस बार P और Q दोनों सच नहीं बोल रहे, तो बीच में एंड आता है, तो इसलिए आपने मल्टीप्लाई में तोड़ दिया और को आपने प्लस बना दिया, तो यहाँ पे P की वैल्यू और Q की वैल्यू, और यहाँ पे P नॉट की और Q नॉट की वैल्यू फिल कर देंगे। तो P की वैल्यू के लिए आपको 7/10, Q यस सच के लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/5, P के सच ना बोलने के लिए 3/10 और Q के सच ना बोलने के लिए 1/5। अब मैंने कैंसिल करने से पहले ये सोचा कि 50 यहाँ बनता है, 50 यहाँ, तो 10 और 5 एलसीएम ले लिया, और यहाँ 7 4 जा 28 और 3 बन जा 3, और 28 प्लस 3 31/50, 10 into 5 50 हो जाता है, और ये कैंसिल नहीं होता, ये प्रोबेबिलिटी में आंसर आता है। लेकिन टीचर को आज परसेंटेज में आंसर चाहिए, इन व्हाट परसेंटेज, तो रिजल्ट इन परसेंटेज निकालना है, तो जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो परसेंटेज में आंसर आता है। अगर परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में बदलना है तो बाय 100, और अगर प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से आप 62% भी कह सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी 31/50 है, उसको अगर परसेंटेज में बात करें तो 62%, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग हैज 4 रेड 5 ब्लैक balls and a second bag has 3 red and 7 black balls. फर्स्ट बैग में 4 रेड और 5 ब्लैक है, और सेकंड बैग में 3 रेड और 7 ब्लैक है, इधर 10 और इधर 9। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट, यहां से एक बॉल निकाल सकते हैं, एंड 2 फ्रॉम द सेकंड, और सेकंड में से 2 निकाल सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 balls 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड। तो 2 ब्लैक होनी चाहिए और एक रेड होनी चाहिए। एज पर स्टेटमेंट गेटिंग ऑफ 2 ब्लैक एंड 1 रेड 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस अराइजेस। 2 केसेस बन सकते हैं। पहला केस बनेगा कि हम पहले बैग में से रेड निकाल लेते हैं, तो दोनों ब्लैक निकाली जाएंगी सेकंड में से। दूसरा केस हो सकता है कि एक ब्लैक निकाल लेते हैं फर्स्ट बैग में से, तो एक ब्लैक एक रेड निकाली जाएगी सेकंड बैग में से। 2 केसेस बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक एंड 1 रेड बॉल, तो 1 रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग, 2 ब्लैक फ्रॉम सेकंड बैग, 1 ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट बैग, 1 ब्लैक एंड 1 रेड फ्रॉम सेकंड बैग, ऐसा लिखा है। और जब आप समझते हैं कि बीच में एंड है, तो मल्टीप्लाई में बदल गया और प्लस बन गया, और ये मल्टीप्लाई बन गया। तो इसको कैसे करेंगे? 1 रेड चाहिए फर्स्ट बैग में से, तो 1 रेड चाहिए फर्स्ट बैग में से, तो 4/9, और 2 ब्लैक चाहिए सेकंड बैग में से। तो एकदम जब आपको 2 ब्लैक चाहिए होती है तो 7C2, 7 में से 2 चाहिए तो 7C2, और नीचे लिखा जाएगा 10C2। जब भी एक से ज्यादा बॉल निकालनी हो तो C वाला कांसेप्ट लगाते हैं, कॉम्बिनेशन वाला। 1 ब्लैक निकालनी है फर्स्ट बैग में से, तो 5/9। एक बॉल के समय आप कभी भी C वाला मेथड नहीं लगाएंगे। एक से ज्यादा बॉल निकालनी हो तब आप C वाला मेथड लगाएंगे, कॉम्बिनेशन वाला। 1 ब्लैक 1 रेड चाहिए, तो 3 में से 1 चाहिए, 7 में से 1 चाहिए, और टोटल 10 में से 2 चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन लगाया आपने। अब इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं कॉम्बिनेशन को। तो जो नीचे लिखा होता है वो 1 तक लिखिए, 2 into 1 2 मेंबर बनते हैं, तो टॉप 7 के भी 2 मेंबर लिख दीजिए, 7 into 6। 10C2 को सॉल्व करना सीखना है, तो 2 को तब तक लिखिए जब तक 1 नहीं आता, 2 into 1 2 मेंबर बनते हैं, तो 10 के भी टॉप 2 लिख दीजिए, 10 into 9। 3C1 3/1, 7C1 7/1। 10C2 को सॉल्व करना है, 10 और 9 और नीचे 2 into 1। फिर इनको रिवर्स कर दीजिए, ऊपर भेज दीजिए, तो
2 इंटू 1 और 10/9 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी आप कर दीजिए तो 2 इंटू 1 और साथ में 10 इंटू 9 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 28/135 और 7/27 आता है। अब आप एलसीएम लेंगे तो 135 एलसीएम आएगा और सॉल्व करते हुए 28 प्लस 35, 27 जब 135 को कैंसिल करेगा तो 5 बचेगा और 7 5 या 35, इन दोनों का सम करेंगे 63/135, 3 की टेबल पे कैंसिल करेंगे 21 नीचे 45, फिर दोबारा 3 पे कैंसिल करेंगे तो 7/15, यानी आंसर जो आ गया हमारा 7/15। क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट में स्टूडेंट मैं आपको असाइनमेंट नंबर 71 दे रहा हूँ। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं और इनके आंसर्स भी साथ में लिख दिए। आप इनको सभी को सॉल्व कीजिए और ये सभी क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व असाइनमेंट बनाई है उन्हीं पे भेज दें, तो आप इनको बड़े आराम से कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली आप मुझे फोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।